हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हम लोग जो है कि आपको एनसीईआरटी सार संग्रह का जो है कि सीरीज शुरू किए थे, जो नवीनतम संस्करण 2000 जो है कि आपको 24 पे जो है कि आपको आधारित है ना। और जो है कि आपको ये यही पुस्तक का शुरुआत किए थे। इसमें से जो है कि ऑलरेडी जो है कि 2 पार्ट यूट्यूब पे अपलोड किया जा चुका है। आज जो है कि इसका तीसरा पार्ट का अपलोड जो है कि आपको किया जा रहा है। अभी तक ये यूट्यूब पे कहीं पे नहीं देखने को मिलेगा, है ना। ये पहला चैनल है। इससे पहले जो भी है सब पुराना सीरीज का जो है कि रिवीजन करवाया है और नया सीरीज का जो है कि पहली बार रिवीजन है। तो आज इसका तीसरा वीडियो है। चलिए आइए इस वीडियो की शुरुआत जो है कि हम लोग करते हैं इस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, है ना। साथ साथ जो है कि हमारे यूट्यूब चैनल को भी जो है कि आपको थोड़ा सा अपने अपने ग्रुप में जो है कि आपको फैला दीजिएगा। संसद से शुरू करना है। आइए संसद के साथ जो है कि आपको टॉपिक की शुरुआत जो है कि आपको करते हैं। ठीक है, आइएगा जरा देखते हैं पार्लियामेंट संसद को। शुरू करते हैं। पहला सवाल बोल रहा है, इसमें क्या बोल रहा है जरा समझिएगा। पहला बोल रहा है आपका, है ना। पहला बोल रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक मनी बिल को परिभाषित किया गया है। तो मनी बिल संविधान में 110 अनुच्छेद में मनी बिल का जो है कि आपको किया गया है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है। तो लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को जो है कि आपको सौंपता है। संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा के सीटों की जो है कि आपको राज्यों के मध्य जो है कि आवंटित किस जो है कि जनसंख्या के आधार पे किया गया है। तो वर्ष 1971 के जनसंख्या के आधार पे या जनगणना के आधार पे जो है कि आपको किया गया है। भारत में लोकसभा के अध्यक्ष स्पीकर लोकसभा के सभी सदस्यों को जो है कि आपको चयनित किया जाता है। देखिए, भारत में लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा क्या किया जाता है, चयनित जो है कि आपको किया जाता है। आगे चलते हैं। राज्यसभा में एकीकृत जो है कि आपको शक्ति के लिए जो है कि आपको, है ना, अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद जो है कि आपको आता है। तो अनुच्छेद नंबर जो है कि आपको 249 आता है। संविधान की चौथी अनुसूची किस प्रकार से जो है कि आपको किस प्रकार से प्रावधान किया गया है। तो राज्यसभा का सीटों का आवंटन जो है कि आपको संविधान की चौथी अनुसूची में देखने को मिलेगा। अगला है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार का उन्मुक्तियों का कौन सा जो है कि प्रावधान निर्धारित करता है। तो अनुच्छेद नंबर 105 है। संसदीय विशेषाधिकार की चर्चा जो है कि आपको किया गया है। लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति सदन की कुल सदस्य का कितना होता है। तो 1/10 जो है कि आपको होता है। कितना होता है, 1/10 होता है। आगे आते हैं। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए। तो न्यूनतम 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए। संसद के किस सदन का अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है। तो राज्यसभा का अध्यक्ष या सभापति जो होता है वो सदन का सदस्य नहीं होता है। आगे आते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की जो है कि शक्ति प्रदान करता है। तो अनुच्छेद नंबर 253 जो है कि ऐसा कहता है। आगे आते हैं। भारतीय संसद में राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों, है ना, राष्ट्रपति जो है कि आपको संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा सम्मिलित होते हैं। भारतीय संसद में जो है कि आपको राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों के तीनों जो है कि क्या होते हैं, सम्मिलित होते हैं। आगे आते हैं। अगला है कि आपका लोकसभा में राज्य जो है कि आपको राज्यवार सीटों का आवंटन कब से। तो 1971 की जनगणना के आधार पे जो है कि किया गया है। और यह जो है कि आपको यह आधिकारिक रूप से जो है कि आपको कब तक रहेगा। तो यह जो है कि आपको वर्ष 2026 तक यथावत रहने वाला है, कोई परिवर्तन नहीं होगा। आगे है कि लोकसभा के सदस्यों की जो है कि संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कब कर दिया गया, कौन सा संविधान संशोधन था। तो ये जो संविधान संशोधन था वो 31वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जो है कि ऐसा किया गया। लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही उसे भंग किया जा सकता है। प्रधानमंत्री की अनुशंसा पे राष्ट्रपति द्वारा ऐसा किया जा सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे अब प्रमुख अनुच्छेद होंगे। 79 में संसद का उल्लेख जो है कि आपको 79 में किया गया। 80 में राज्यसभा, 81 में लोकसभा, 82 की बात करेंगे। 82 में प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन की बात जो है कि आपको किया गया है। 83 में संसद के सदनों की जो है कि अवधि के बारे में 83 में चर्चा किया गया। 84 की बात करेंगे। संसद की सदस्यता के लिए आहारताएं, सदस्यों के लिए आहारताएं की बात किया गया है। 85 में संसद का सत्र, सत्रावसान और विघटन के बारे में चर्चा किया गया है। 86 की बात करेंगे। राष्ट्रपति का सदनों
का संबोधन तथा संदेश देने का अधिकार के बारे में चर्चा किया गया है। 87 की बात करेंगे राष्ट्रपति का विशेष संबोधन या अभिभाषण की चर्चा किया गया है। 88 में बात करेंगे संसद के संबंधों में मंत्रियों और महान्यायवादियों का अधिकार के बारे में चर्चा किया गया। 89 की बात करेंगे राज्यसभा में सभापति और उपसभापति के बारे में चर्चा किया गया है। 90 की बात करेंगे, 90 में राज्यसभा के उपसभापति का पद रिक्त की स्थिति में जो है कि आपको त्याग पत्र अथवा पद से हटाए जाने की प्रक्रिया के बारे में चर्चा किया गया। 91 की बात करेंगे, 91 में राज्यसभा के कर्तव्यों का निर्वहन अथवा सभापति के रूप में इनके कार्य और उपसभापति अथवा अन्य व्यक्तियों के शक्ति के बारे में चर्चा किया गया है। और 92 की बात करेंगे, 92 में जब राज्यसभा के सभापति अथवा उपसभापति को पद से हटाया जाने का संकल्प विचाराधीन हो, मतलब विचार करने के लिए हो, तब वह पीठासीन अधिकारी पीठासीन न होना, है ना। 93 क्या बोलता है, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की चर्चा की गई है। 94 बोलता है कि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की पद की रिक्तियां त्याग पत्र या पद से हटाए जाने के बारे में चर्चा किया गया है। और 95 बोलता है कि लोकसभा का अध्यक्ष अथवा किसी अन्य जो है कि अन्य व्यक्ति को लोकसभा के जो है कि आपको लोकसभा के अध्यक्ष और कर्तव्यों का निर्वहन की शक्ति बोलता है। 96 नंबर का अनुच्छेद, जब लोकसभा का अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष को पद से हटाए जाने का संकल्प विचाराधीन हो, तब उस पीठासीन अधिकारी न होना। 97 क्या बोलता है, सभापति और उपसभापति, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का वेतन भत्ता। 98 बोलता है कि संसद का सचिवालय। 99 बोलता है कि संसद के सदस्यों के लिए जो है कि आपको शपथ का प्रति ज्ञान के बारे में चर्चा किया गया है। 100 बोलता है जब दोनों सदनों में मतदान टाई हो जाए, रिक्त होते हुए भी सदनों की जो है कि कार्य करने के लिए शक्तियों की गणपूर्ति जो है कि आपको बात कहा गया है। मतलब कि आपको मतदान करना, मतलब कि 50-50 हो जाएगा, तब जो है कि आप मतदान कर सकते हैं, है ना। अपने मत का प्रयोग जो है कि आपको कर सकते हैं। कौन करेगा, तो ये लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष करेंगे, राज्यसभा में सभापति जो है कि आपको करने वाले। 101 में क्या बोलता है, स्थानों की रिक्त स्थिति 101 में है। और 102 में संसद की सदस्यों के लिए अहर्ताएं के बारे में जो है कि आपको चर्चा किया गया है। 103 की बात करेंगे, संसदों की अयोग्यता संबंधित प्रश्नों का निर्णय। और 104 की बात करेंगे, अनुच्छेद 99 के अंतर्गत शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले आहर्त न होते हुए भी अथवा निर्हत किए जाने पर सदन में बैठने अथवा मतदान पर जो है कि आपको दंड की प्रावधान जो है कि आपको करता है। क्या बोलता है आगे, निर्वाचन आयोग जो है कि संसद विधान मंडल के दोनों सदन के लिए चुनाव के लिए उत्तरदायी होता है। संसद का चुनाव करवाता है, जरा देखिएगा, संसद का चुनाव करवाता है। उसके बाद राष्ट्रपति का भी करवाता है, उपराष्ट्रपति का भी करवाता है। और जो है कि आपको उपराष्ट्रपति का, विधानसभा और विधान परिषद का जो है कि आपको चुनाव कौन करता है, निर्वाचन आयोग जो है कि आपको करवाता है। अगले पेज पे आते हैं, अगला पेज बताइएगा। अगला है प्रश्न क्या बोलता है, जरा सुनिएगा। अगला प्रश्न बोलता है कि किस राज्य में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों की संख्या जो है कि आपको सीटों की संख्या सर्वाधिक बताई गई है, तो ये मध्य प्रदेश में। कितनी सीट बताई गई है, 6 सीट जो है कि आपको बताया गया है। लोकसभा का कार्यकाल आपातकाल के दौरान एक बार में कितने साल के लिए, तो 1 वर्ष के लिए जो है कि आपको बढ़ाया जा सकता है। 1 साल में कितने के लिए, 1 साल के लिए जो है कि आपको बढ़ाया जा सकता है। आगे आते हैं, अगला बोलता है कि आपको लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय एंग्लो इंडियन सदस्यों की जो है कि मनोनीत करता है कौन, तो भारत के राष्ट्रपति इसका मनोनयन जो है कि आपको करते हैं। और इसको भी समाप्त कर दिया गया भारतीय संविधान के 104वें नंबर संविधान संशोधन नियम 2019 के द्वारा। आंग्ल भारतीय समुदाय का संबंधित व्यवस्था को निर्धारित तिथि 25 जनवरी 2020 से आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, ये जो है कि आपको समाप्त कर दिया गया है। लोकसभा चुनाव में निर्वाचित होने वाले किसी जो है कि आपको व्यक्ति की न्यूनतम आयु का निर्धारण कितना किया गया है, तो 25 साल जो है कि आपको किया गया है। लोकसभा राज्यसभा के सर्वाधिक प्रतिनिधित्व भारत के किस राज्य से आते हैं, तो भारत के उत्तर प्रदेश से आते हैं। उत्तर प्रदेश के पश्चात लोकसभा में सर्वाधिक सीटों की संख्या किस राज्य के पास है, महाराष्ट्र के पास जो है कि आपको देखने को मिलेगा, 48 सीट है। आगे आते हैं, राज्यसभा एक अस्थायी सदन है क्योंकि इसे विघटित या समाप्त नहीं किया जा सकता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचित क्षेत्र कौन सा है, तो ये लद्दाख है। और परिसीमन के पश्चात उत्तर प्रदेश की
उत्तर प्रदेश में मतदाताओं की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? मतदाता की दृष्टि से तो ये उन्नाव का क्षेत्र है, जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्र जो है कि आपको आता है। लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो 1951-52 में जो है कि आपको हुआ था। 25 अक्टूबर 1951 से 31 फरवरी 1900 जो है कि आपको 52 तक ये मध्य जो है कि चुनाव करवाया गया था। भारत की संचित निधि की बात करेंगे, भारत के राष्ट्रपति का वेतन भत्ता और उनसे संबंधित अन्य जो है कि व्यय संचित निधि से विभाजित किया जाता है। राज्यसभा के सभापति, राज्यसभा के उपसभापति, लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का वेतन भत्ता संचित निधि से। ऐसे ऋण या भार जिसका दायित्व भारत सरकार पर है, इसका भी व्यय भारत के संचित निधि से। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन भत्ता और पेंशन और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का पेंशन भारत के संचित निधि से दिया जाता है। और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वेतन भत्ता और पेंशन भारत के संचित निधि से दिया जाता है। साथ ही ऐसे अन्य व्यय जो संविधान अथवा संसद द्वारा जो है कि आपको निर्मित किसी जो है कि विधि द्वारा इस संबंध में भारित घोषित किया जाता है, उसका भी जो है कि आपको संचित निधि से ही क्या किया जाएगा? दिया जाएगा। आगे आते हैं। यदि लोकसभा के सभी सदस्य सभी सदस्य जो है कि बहुमत से संकल्प पारित कर दें, तो लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति होने से पूर्व ही से पद से क्या किया जाएगा? हटा दिया जा सकता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। एक वर्ष में लोकसभा में कम से कम कितनी सत्र का आयोजन होना चाहिए, बुलाया जाना चाहिए? तो 2 सत्रों का आयोजन होना चाहिए। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष के लिए जो है कि आपको होता है, और प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य जो है कि आपको जाते हैं, और 2/3 सदस्य जाते हैं और 2/3 सदस्य जो है कि आपको आते हैं। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, और उनका कर्तव्य क्या होता है? नवनिर्वाचित लोकसभा के सभी सदस्यों का क्या करना? शपथ ग्रहण जो है कि करवाना इनका कर्तव्य होता है। लोकसभा का अध्यक्ष स्पीकर अपना निर्णायक मत का प्रयोग जो है कि आपको करता है। जब 50-50 की स्थिति आएगी, उस समय जो है कि क्या करेगा? उस समय अपना निर्णायक मत का प्रयोग जो है कि आपको करेगा। किसी विधेयक पे प्रस्ताव के पक्ष में, विपक्ष में या बराबर मत होने की स्थिति में ऐसा प्रयोग कर सकता है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष की बात करेंगे, गणेश वासुदेव मावलंकर, जीबी मावलंकर के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। आगे चलते हैं। अगला है कि आपको लोक लेखा समिति नियंत्रक महालेखा परीक्षक की जांच की रिपोर्ट की जांच जो है कि आपको करता है, और इसे अंतिम रूप से संसद के पटल पे जो है कि आपको रखता है। प्राक्कलन समिति का कार्यकाल और लोक लेखा समिति का कार्यकाल 1 वर्षों के लिए होता है। राज्यसभा के सदस्यों के लिए जो है कि आपको चुने जाते हैं, तो राज्यसभा के सदस्य राज्यों के विधानसभाओं से जो है कि आपको चुने जाते हैं। नए संसद भवन की बात कही गई है। 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवनिर्वाचित संसद भवन उद्घाटन किया है, जो सेंट्रल विस्टा पुनर्निर्माण परियोजना के अंतर्गत निर्मित है। यह त्रिकोणीय आकार के 4 मंजिला संसद भवन लगभग कितना? 64,500 वर्ग किलोमीटर पर जो है कि आपको फैला हुआ है, और इसके 3 जो है कि मुख्य द्वार हैं। एक का ज्ञान द्वार, दूसरा शक्ति और तीसरा कर्म द्वार है। राज्यसभा में बैठने के लिए 384 जो है कि आपको सीट लगाए गए हैं, जबकि लोकसभा में बैठने के लिए 888 सीट लगाए गए हैं, और संयुक्त अधिवेशन के लिए 1272 जो है कि सीट लगाए गए हैं। लोकसभा का आंतरिक हिस्सा जो है कि राष्ट्रीय पक्षी मोर पर होगा। राज्यसभा का आंतरिक हिस्सा जो है कि राष्ट्रीय पुष्प जो है कि कमल पर होगा, और संसद का परिसर जो है कि राष्ट्रीय वृक्ष जो है कि आपको बरगद पे स्थापित किया गया है। और पुराने संसद भवन को संविधान सदन के नाम से जो है कि आपको जाना जाएगा। किस सदन के नाम से? संविधान सदन के नाम से। प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं, परंतु प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं। ये भी जो है कि आपको बोला गया है। आगे आइएगा। विशेषाधिकार समिति के दोनों सदनों में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो कुल सदस्यों की संख्या होती है 25, जिसमें से लोकसभा में 15 सदस्य और राज्यसभा में 10 सदस्य जो है कि आपको होते हैं, है ना। संसद में गैर विधेयक, है ना, संसद में गैर विधेयक मंत्री द्वारा जो है कि आपको, जबकि संसद में सरकारी विधेयक जो है कि मंत्री द्वारा, जबकि गैर सरकारी विधेयक मंत्री या अतिरिक्त किसी सदस्य के द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने लोगों को मनोनीत करते हैं? कितने व्यक्तियों को? 12 व्यक्तियों को जो है कि कला विज्ञान क्षेत्र के इत्यादि क्षेत्रों में जो है कि मनोनयन करते हैं। राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाली प्रथम जो है कि अभिनेत्री कौन थी? नरगिस दत्त थी। कौन थी? नरगिस दत्त थी। आगे आते हैं। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार जो है कि आपको 4 जून 2004 से लेकर 4 जून 2014 तक जो है, सॉरी 9 से लेकर 14 तक जो है कि आपको रही थी। आगे आते हैं। राज्य विधानसभा द्वारा कोई विधेयक, कोई धन विधेयक राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के बिना अनुमानित के बिना जो है कि प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। राज्य में राज्यपाल और संघ की बात करेंगे। संघ में सबसे पहले अनुशंसा किससे लेना पड़ेगा? तो राष्ट्रपति से अनुशंसा लेना पड़ेगा।
आते हैं, वह प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे जिनके विरुद्ध जो है कि आपको लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव जो है कि आपको लाया गया था? तो जीबी मावलंकर के विरुद्ध जो है कि अविश्वास प्रस्ताव को लाया गया था। लोकसभा का सचिवालय किसके नियंत्रण में होता है? तो लोकसभा अध्यक्ष के नियंत्रण में होता है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का सर्वोच्च कौन होता है? तो सर्वोच्च जो होता है संविधान होता है। आगे आते हैं, आगे क्या बोलता है? अब भारत की जो है कि आपको संसदीय प्रणाली का मॉडल जो है कि आपको आधारित है किस पे? तो ब्रिटेन के जो है कि वेस्टमिंस्टर पे जो है कि आपको आधारित होने वाला है। अगला आगे बोलता है कि धन विधेयक संसद के किस सदन में पुनः स्थापित जो है कि आपको किया जाता है? तो केवल लोकसभा में जो है कि आपको आता है धन विधेयक। धन विधेयक धन विधेयक राज्य जो है कि आपको विधानमंडल के किस सदन के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? तो केवल विधानसभा के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। बजट की रूपरेखा किस विभाग के द्वारा तैयार किया जाता है? तो आर्थिक कार्य विभाग के द्वारा जो है कि आपको तैयार किया जाता है। करों और सरकारी कामकाजों के निर्वहन में हुई अन्य प्राप्तियां या संघ सरकार को प्राप्त होने वाले राजस्व किस निधि में जमा होते हैं? तो भारत के संचित निधि में जो है कि आपको जमा होते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण की बात करेंगे, प्रतिवर्ष संसद में कब प्रस्तुत किया गया? तो ये जो है कि आगामी जो है कि आपको वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण से पूर्व ही जो है कि आपको कर दिया जाता है। कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय कौन लेगा? लोकसभा अध्यक्ष लेगा। भारत में संचित निधि से धन निकालने का अधिकार केवल और केवल संसद को यह अधिकार प्राप्त है। लेखा अनुदान की बात करेंगे, संघ सरकार को किसी प्रकार की जो है कि अनुमान अनुमति प्रदान करना, यही लेखा अनुदान कहलाता है। निश्चित अवधि के लिए भारत के संचित निधि से धन को निकालना, यही जो है कि क्या कहलाता है? लेखा अनुदान कहता है। और धन विधेयक और वित्त विधेयक के बारे में, धन विधेयक और साधारण विधेयक के बारे में चर्चा किया गया है। आते हैं जरा देख लेते हैं धन विधेयक क्या है और साधारण विधेयक क्या है। देखिएगा, साधारण विधेयक की बात करेंगे, इसे लोकसभा या राज्यसभा कहीं में भी प्रस्तावित किया जाता है, प्रस्तुत किया जा सकता है। दूसरा बोलता है यह मंत्री अथवा गैर सरकारी सदस्य द्वारा जो है कि आपको इसे प्रस्तुत किया जा सकता है। तीसरा बोलता है इसे संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति की लेना आवश्यकता नहीं है, नहीं भी ले सकते हैं। चौथा बोलता है कि इसे राज्यसभा द्वारा संशोधित या अस्वीकृत किया जा सकता है। राज्यसभा द्वारा इसको संशोधित भी किया जा सकता है, अस्वीकृत भी किया जा सकता है। पांचवा बोल रहा है कि इसे राज्यसभा में अधिकतम 6 महीने के लिए, कितना महीना? राज्यसभा जो है कि अधिकतम 6 माह के लिए जो है कि आपको रोक सकता है। कितने माह के लिए? 6 माह के लिए रोक सकता है। छठा बोलता है कि यह राज्यसभा में भेजने के लिए लोकसभा अध्यक्ष द्वारा जो है कि आपको प्रमाणित किए जाने की आवश्यकता नहीं होती है। सातवां पॉइंट क्या बोलता है जरा समझिएगा। सातवां बोलता है कि दोनों सदनों के असहमति की स्थिति में राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकते हैं और दोनों सदनों में पारित होने के बाद यह राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर इसे राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए इसे भेजा जा सकता है। आठवां पॉइंट क्या बोलता है? यह जो है कि आपको विधेयक लोकसभा में जो है कि आपको लोकसभा में अस्वीकार होने पर सरकार जो है कि आपको त्याग पत्र देना पड़ सकता है, सरकार को त्याग पत्र देना पड़ सकता है। नहीं तो जिस मंत्री ने प्रस्तुत किया उस मंत्री को त्याग पत्र देना हो सकता है। 9वां नंबर का पॉइंट क्या बोलता है? इसे राष्ट्रपति द्वारा जो है कि स्वीकृत अथवा अस्वीकृत किया जा सकता है अथवा पुनः विचार के लिए इसे भेजा जा सकता है। इसे पुनः विचार के लिए क्या किया जा सकता है? भेजा जा सकता है। ठीक है, ये 9 नंबर तक ये जो है कि आपको किसमें साधारण विधेयक के बारे में बात किया है। अब जरा ये धन विधेयक के बारे में चर्चा कर लेते हैं, मनी बिल के बारे में। मनी बिल केवल और केवल कहाँ प्रस्तुत होगा? तो केवल और केवल जो है कि आपको लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा मनी बिल को। यह जो है कि केवल सरकार के किसी मंत्री के द्वारा ही प्रस्तुत किया जा सकता है। इसे राष्ट्रपति की संस्तुति पर ही जो है कि पुनः स्थापित किया जा सकता है। राष्ट्रपति से पहले ही क्या लेना पड़ेगा? संस्तुति जो है कि आपको लेना पड़ेगा। इसे राज्यसभा द्वारा इसे संशोधित या अस्वीकार जो है कि आपको नहीं किया जा सकता है। इसे राज्यसभा को अधिकतम 14 दिन का ही समय जो है कि आपको दिया जा सकता है। इसे लोकसभा अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक के रूप में प्रमाणित किया जाने की आवश्यकता होती है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसको कौन बताएगा? लोकसभा अध्यक्ष जो है कि आपको बताने वाला है। सातवां पॉइंट क्या बोलता है? इसमें दोनों सदनों के बीच जो है कि असहमति पर कोई अवसर नहीं दिया जाता है, मतलब संयुक्त अधिवेशन की कहीं चर्चा इसमें नहीं की गई, इसलिए इसे संयुक्त अधिवेशन का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। यह केवल लोकसभा द्वारा पारित होने के बाद राष्ट्रपति हस्ताक्षर के लिए जो है कि आपको भेज दिया जाएगा। अगर 14 दिन में राज्यसभा नहीं पास करता है तो इसको भेज दिया जा सकता है। यह विधेयक लोकसभा में अस्वीकार होने पर सरकार को त्याग पत्र देना पड़ सकता है। या धन विधेयक हो या जो है कि आपको साधारण विधेयक हो, दोनों को अस्वीकार करने पर सरकार को त्याग पत्र देना पड़ सकता है और इसे राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत अस्वीकृत किया
जा सकता है, परंतु पुनः विचार के लिए जो है कि इसे लौटा नहीं लिया जा सकता है। अस्वीकृत भी कर सकता है, स्वीकृत भी कर सकता है, लेकिन पुनः विचार के लिए जो है कि लौटा नहीं सकता है। धन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, एक होता है धन विधेयक, दूसरा संविधान संशोधन विधेयक। ऐसे जो है कि आपको दोनों सदनों की जो है कि आपको संयुक्त अधिवेशन में बुलाई नहीं जाती है, नहीं बुलाई जा सकती है। और ये दोनों पे राष्ट्रपति को क्या होता है, राष्ट्रपति से पूर्व ही अनुमति जो है कि आपको ले लेनी होती है। क्या किया जाता है, राष्ट्रपति को पूर्व ही अनुमति इससे ले लेनी होती है। आइएगा, अगला है कि प्राक्कलन समिति की बात करेंगे। प्राक्कलन समिति संसद के किस सदन सदन के सदस्य के द्वारा गठन किया जाता है, तो लोकसभा के सदस्यों के द्वारा जो है कि आपको इसका गठन किया जाता है। किसका, प्राक्कलन समिति का गठन किया जाता है। कोई भी विधेयक, कोई भी जो है कि कानूनी विधेयक संसद के किस सदन में जो है कि प्रस्तुत किया जा सकता है, तो संसद के किसी भी सदन में इसको लाया जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक साधारण जो है कि आपको विधेयक और वित्त विधेयक दोनों पर जो है कि आपको संबंध हो सकता है ना। संसद के दो सत्रों के मध्य जो है कि अधिकतम जो है कि अंतराल कितना दिनों का होना चाहिए, तो अधिकतम अंतराल जो है कि आपको कितना दिन, 6 महीने का जो है कि आपको मैक्सिमम अंतराल जो है कि आपको होना चाहिए। आकस्मिक निधि की बात करेंगे। आकस्मिक निधि को राष्ट्रपति कैसे जो है कि आपको व्यय कर सकते हैं, तो बिना बिना संसदीय जो है कि स्वीकृति के जो है कि आपको व्यय कर सकते हैं, क्योंकि उस पर अधिकार किसका होता है, उस पर अधिकार जो होता है आपको राष्ट्रपति का ही जो है कि आपको अधिकार होता है। किसका अधिकार होता है, राष्ट्रपति का ही अधिकार होता है। लोकसभा लोकसभा में विधेयक पर आम बहस किस जो है कि वाचन में हो सकता है, तो आम बहस जो है कि किस वाचन में, द्वितीय वाचन में जो है कि आपको हो सकता है। किस वाचन में होगा, द्वितीय वाचन में जो है कि आपको होगा। ठीक है, आगे आते हैं। कटौती प्रस्ताव की बात करेंगे। कटौती प्रस्ताव को जो है कि आपको किस अन्य नाम से जो है कि जाना जाता है, तो इसको जो है कि आपको समापन जो है कि प्रस्ताव के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है, कटौती प्रस्ताव को, है ना। यदि कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत कर लिया जाता है, तो राज्यसभा को अधिक से अधिक कितने समय की अवधि के लिए जो है कि आपको मिलेगा, तो इसको जो है कि आपको मिलने वाला है कितना, तो ये जो है कि आपको 14 दिन का अवधि जो है कि आपको मिलने वाला है। 1 मिनट, चलते हैं अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न बोलता है कि यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा जो है कि आपको पारित न हो, तो प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद जो है कि आपको त्याग पत्र देना जो है कि आपको पड़ सकता है। लोकसभा राज्यसभा लोकसभा तथा राज्यसभा संयुक्त अधिवेशन ज्वाइंट सिटिंग की अध्यक्षता कौन करता है, तो इसमें लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अगर लोकसभा का अध्यक्ष नहीं होगा तो लोकसभा का उपाध्यक्ष करेगा। अगर लोकसभा का उपाध्यक्ष भी नहीं होगा तो राज्यसभा का जो है कि उपसभापति जो है कि आपको करता है ना। उपसभापति जो है कि आपको करता है। ठीक है, ये बात को जरा समझिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न बताइएगा। अगला प्रश्न है कि संसद के किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व जो है कि आपको नहीं होता था, किसमें, प्राक्कलन समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व जो है कि आपको नहीं होता है, प्राक्कलन में नहीं होता है। ठीक है, आगे आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जो है कि आपको संधियों को भारत के किस भाग अथवा संपूर्ण भाग भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी जो है कि कानून बना सकती है। बिना किसी राज्य की सहमति से जो है कि ऐसा कानून को बनाया जा सकता है। राज्य की नहीं सहमति मिलेगा तब भी कोई जो है कि आपको दिक्कत वाली बात नहीं होने वाली है। अगला है कि संसद के लोक लेखा समिति का जो है कि प्रमुख कार्य जो है कि आपको शासन के वित्तीय लेखा और जो है कि विनियम अथवा नियंत्रक महालेखा परीक्षक की जो है कि आपको परीक्षण करना, इसका जो है कि आपको होता है। ठीक ना, आगे चलते हैं। अगला है कि आपको भारतीय संसद किसके माध्यम से प्रशासन पर नियंत्रण जो है कि आपको करती है, तो संसदीय समिति के माध्यम से जो है कि आपको प्रशासन जो है कि आपको नियंत्रण जो है कि आपको करती है। लोक लेखा समिति में कितना सदस्य, लोक लेखा समिति में जो है कि आपको 22 सदस्य जो है कि आपको होता है ना, 22 सदस्य। आगे आते हैं, जिसमें से 15 लोकसभा से और 7 जो है कि आपको किससे, राज्यसभा से जो है कि आपको होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न क्या बोलता है। अगला प्रश्न बोलता है कि वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं, जिसमें से 245 में से 225 सदस्य जो है कि आपको राज्य से एवं 8 सदस्य जो है कि आपको संघ शासित क्षेत्रों से जो है कि चुनकर आते हैं। 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा जो है कि क्या किए जाते हैं, मनोनीत जो है कि आपको किए जाते हैं। आगे आते हैं। सरकार द्वारा जो है कि आपको लोकसभा में अपना बहुमत जो है कि आपको सिद्ध करने के लिए कौन सा प्रस्ताव रख सकता है, तो विश्वास प्रस्ताव जो है कि कॉन्फिडेंस मोशन को जो है कि आपको ला सकता है। अगला है कि आपका
भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम जो है कि आपको संयुक्त बैठक किस विधेयक पर जो है कि आपको हुई थी? तो दहेज प्रथा उन्मूलन पे जो है कि आपको किया गया था वर्ष 1961 में। कब? वर्ष 1961 में दहेज प्रथा के विरुद्ध। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किससे प्रस्तुत करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष को अपनी रिपोर्ट को जो है कि आपको देता है। और संसद के लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा जो है कि आपको किया जाता है। आगे आते हैं, संसद अथवा विधानसभा, विधानसभा के किसी भी सदस्य की सदस्यता तब तब समाप्त समझी जाएगी जब वह सदन में सूचना के बगैर या बिना सूचना के कितना दिन, 60 दिन तक जो है कि अनुपस्थित रहेगा, तो ये जो है कि आपको समाप्त समझी जाएगी। संसद राज्य सूची के किसी जो है कि विषय पर, है ना, कानून कब बना सकती है? यदि राज्यसभा जो है कि ऐसा संकल्प पारित करे तब जो है कि आपको संसद बना सकती है ना। और कौन सा आर्टिकल है? तो आर्टिकल नंबर 249 के तहत ऐसा जो है कि कर सकता है। किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव कब लाया जा सकता है? जब वह मंत्री किसी जो है कि मामले के जो है कि तथ्यों को रोक सकता है या जो है कि आपको तथ्यों को गलत जो है कि वर्णन देता है, तब जो है कि ऐसा लाया जा सकता है। आगे आते हैं, संसद संसद द्वारा वर्ष 1989 ईस्वी में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक को वयस्क होने की आयु कितनी है? तो एक नागरिक को वयस्क होने के लिए 18 साल। लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? तो 1 घंटा की अवधि हो सकती है शून्यकाल के लिए। संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने का उद्देश्य सार्वजनिक जो है कि महत्व के अति जो है कि आवश्यक मुद्दों पर बहस करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। भारतीय संसद में संप्रभुता किसके द्वारा जो है कि आपको प्रतिबंधित है? तो जो है कि न्यायिक समीक्षा के द्वारा जो है कि प्रतिबंधित है। संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल किस देश का देन है? तो शून्यकाल जो है कि आपको भारत का देन है। किसका है? शून्यकाल जो है कि आपको भारत का देन है। संसद की कार्रवाई का प्रथम घंटा क्या कहलाता है? तो प्रथम घंटा जो है कि आपको प्रश्नकाल जो है कि आपको कहलाता है, प्रश्नकाल। आइए सर्वोच्च न्यायालय पे चलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट की चर्चा कर लेते हैं। उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? तो ये बढ़ाने का अधिकार संसद को पास है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब किया गया? तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो है कि 28 जनवरी 1950 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है कि आपको राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश समेत कुल अन्य न्यायाधीशों की संख्या क्या होती है? तो कुल अन्य न्यायाधीशों की संख्या जो होती है इसमें 34 होती है। कितना होती है? 34। मुख्य समेत होता है, एक मुख्य हो गया और 33 जो है कि आपको अन्य हो गया, तो टोटल हो गया कितना? 34 हो गया। दूरसंचार विवाद निपटारा, अपीलीय संरक्षण, अपीलीय अधिकरण, है ना, टीडी सेट के जो है कि आपको निर्णयों को केवल सुप्रीम कोर्ट में ही चुनौती जो है कि आपको दिया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और वेतन का निर्धारण किसके द्वारा किया जा सकता है? तो संसद के द्वारा इसके वेतन का निर्धारण जो है कि आपको किया जा सकता है। आगे आते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा जो है कि आपको किया जाता है? तो संसद के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है कि आपको राष्ट्रपति के द्वारा जो है कि आपको किया जा सकता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार किसको होता है? तो संसद को यह अधिकार जो है कि आपको होता है। उच्चतम न्यायालय, यहाँ भी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की प्रक्रिया किस प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति द्वारा संसद में अनुशंसा करने पर जो है कि आपको हटाया जा सकता है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के, है ना, न्यायाधीश के किसी भी न्यायालय में जो है कि वकालत नहीं कर सकते हैं। जिसका रिटायरमेंट हो गया या किसी अन्य न्यायालय में न्यायाधीश का वकालत नहीं कर सकते हैं। सामान्य जो है कि आपको उच्चतम न्यायालय के सभी मामले पर सुनवाई नई दिल्ली में हो सकता है, परंतु किसके अनुमोदन पर यह जो है कि अन्य स्थान पर भी हो सकता है। तो राष्ट्रपति के अनुमोदन अगर होगा तो भारत के अन्य स्थान पे जो है कि आपको किया जा सकता है ना। अगला है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की, रिटायरमेंट की आयु कितनी होती है? तो 65 साल इसकी आयु होती है। आगे बोलता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है? तो अनुच्छेद नंबर 134 का एक जो है कि अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है। अगला है कि सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में संविधान में निर्वाचन से संबंधित मामले पर सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो कम से कम 5 बेंच का जो है कि आपको जज होना चाहिए। कितना? 5 बेंच का जो है कि आपको जज होना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित जो है कि प्रमुख अनुच्छेद
संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद नंबर 124 से 147 तक सर्वोच्च न्यायालय का जो है कि प्रावधान किया गया है। 124 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना गठन के बारे में प्रावधान किया गया है। 126 में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के बारे में नियुक्ति के बारे में चर्चा किया गया। 127 में तदर्थ न्यायाधीश एडहॉक जजों की नियुक्ति के बारे में जो है कि चर्चा किया जाएगा। 128 में जो है कि सेवानिवृत्त जो रिटायर्ड जज हो चुके हैं उनको फिर से बुलाया जाएगा। 128 के तहत जो है कि आपको सर्वोच्च न्यायालय में बैठने और उपस्थित होने के लिए बुलाया जा सकता है। 129 में क्या बोलता है, सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा। 129 बोलता है। 130 में क्या बोलता है, उच्चतम न्यायालय की स्थापना, है ना, स्थापना निर्धारित करने के लिए मुख्य न्यायाधीश की शक्ति, है ना, उच्चतम न्यायालय का स्थापना नहीं, उच्चतम न्यायालय के स्थान को निर्धारित करने के लिए मुख्य न्यायाधीश की जो शक्ति होगी 130 में होगी। 131 में सर्वोच्च न्यायालय का आरंभिक या मूल क्षेत्राधिकार के बारे में चर्चा किया गया है। 136 में अपील, 136 में अपील के लिए उच्चतम न्यायालय में विशेष जो है कि अनुमति का प्रावधान किया गया। 137 में उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में अपने निर्णय को पुनः विचार रिव्यू के लिए जो है कि बारे में उल्लेख है। न्यायिक पुनरावलोकन की बात करेंगे 137 में जो है कि आपको है न्यायिक समीक्षा। अनुच्छेद 141 के अनुसार उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि सभी जो है कि न्यायालय में बाध्यकारी होंगे। कोई भी जो है कि आपको घोषित जो है कि विधि देगा, कोई डायरेक्शन देगा तो वो सभी न्यायालय में क्या होगा, बाध्यकारी जो है कि आपको होगा। और 144 की बात करेंगे, 144 में, है ना, राष्ट्रपति उच्च न्यायालय से परामर्श जो है कि आपको ले सकते हैं, इसके बारे में चर्चा किया गया है। और 145 की बात करेंगे, 145 में इसके अंतर्गत जो है कि आपको उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति के अनुमोदन से न्यायालय की कार्य जो है कि पद्धति एवं प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति जो है कि आपको दिया गया है। और 146 की बात करेंगे, 146 में इसके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के अधिकारियों को और एवं सेवकों को नियुक्ति करने का प्रावधान जो है कि आपको किया गया है। आगे क्या बोलता है जरा देखिएगा नोट में। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का वेतन भत्ता और पेंशन भारत के संचित निधि से जो है कि आपको दिया जाता है। कहाँ से दिया जाता है, संचित निधि से जो है कि आपको दिया जाता है। यहीं तक रखते हैं, इससे आगे जो है कि आपको अगले जो है कि आपको वीडियो सीरीज में जो है कि इससे आगे वाले हम लोग चीजों को देखेंगे। और उसके बाद जो है कि आपको उच्चतम न्यायालय के बाद जो है कि हम लोग कहाँ से, राज्यपाल से जो है कि आपको शुरुआत करने वाले हैं। ठीक है ना, तो इससे आगे वाले वीडियो में जो है कि आपको हम इससे आगे जो है कि आपको देख लेंगे। ठीक है, चाहे रुकिए इसको खत्म ही कर देते हैं, क्या खत्म ही जो है कि इसको कर दिया जाए, 5 मिनट तो लगेगा ही, है ना, खत्म ही कर दिया जाए। केंद्र और राज्यों के मध्य जो है कि होने वाले विवादों का निर्णय करने के लिए जो है कि आपको उच्चतम न्यायालय की जो है कि शक्ति आती है। इसका जो है कि मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जो अनुच्छेद नंबर 131 में इसकी चर्चा की गई है। उच्चतम न्यायालय में संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत किस बाद में जो है कि आपको प्रतिपादित किया, तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में ऐसा जो है कि आपको बताया था। केवल सर्वोच्च न्यायालय ने तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति, एडहॉक जजों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है, जो हाई कोर्ट से जो है कि आपको बुलाया जाता है। आगे चलते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश को पुनः विचार रिव्यू करने की जो है कि आपको जांच करती है, तो अनुच्छेद नंबर 137 जो है कि ऐसा बोलता है। अगला है कि भारत के संविधान में मूल जो है कि संरचना, बुनियादी ढांचा के जो है कि सिद्धांत का स्रोत क्या है, तो न्यायिक समीक्षा है। क्या है, न्यायिक समीक्षा जो है कि आपको होने वाला है। अगला प्रश्न क्या बोलता है, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसको है, तो सर्वोच्च न्यायालय को है। आगे चलते हैं, अगला क्या बोलता है कि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता के अंतर्गत कौन सा मामला आता है, तो मूल जो है कि अधिकारों में परिवर्तन का जो है कि मामला आता है। अगला है कि संविधान के संरक्षक कौन होता है, तो संविधान का संरक्षक जो होता है सुप्रीम कोर्ट होता है। न्यायाधीशों की प्राप्ति या उन्मुक्तियों के बारे में चर्चा किया गया है। अनुच्छेद नंबर 121 में सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आचरण से संबंध संसद पर चर्चा का प्रतिबंध लगाया गया है। इसके जो है कि अनुसार उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश द्वारा अपने कर्तव्य के निर्वहन किए गए किसी किसी आचरण के विषय में संसद पर कोई चर्चा नहीं होगी, किंतु जब ऐसा न्यायाधीश को हटाने का प्रस्ताव जब संसद में विचार चल रहा होगा, तब उस संबंध में आचरण पर जो है कि संसद चर्चा कर सकती है। पहले नहीं कर सकती है, लेकिन जब हटाने का प्रावधान किया जाएगा उस समय जो है कि आपको कर सकती है। न्यायालय की अब जो है कि अवमानना करने पर देखिएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 129 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय एक जो है कि अभिलेख न्यायालय होगा, और 215 के अंतर्गत हाई कोर्ट एक जो है कि आपको अभिलेख न्यायालय होगा। और इसकी अवमानना करने वाले संबंध में जो है कि आपको शक्तियों से प्रावधान किया जाएगा। मतलब कि इस पे शक्तियों के बारे में चर्चा किया गया है कि अवमानना कीजिएगा तो छोड़ा नहीं जाएगा, शक्ति का प्रयोग जो है कि किया जाएगा। न्यायाधीशों पर प्रतिबंधित, कोई भी व्यक्ति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश रह चुका है, वह भारत के किसी
न्यायालय या प्राधिकार के समक्ष जो है कि वकालत या कार्य जो है कि आपको नहीं कर सकता है। यह अनुच्छेद नंबर 124 के साथ में ये ऐसा बात लिखा गया है ना, 124 के साथ में ऐसा बात को लिखा गया है। आगे आते हैं, भारत के प्रथम जो है कि दलित मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो केजी जो है कि आपको केजी बालकृष्णन जो है कि आपको थे। अगला है कि आपको संविधान की व्याख्या से संबंधित विवाद सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष जो है कि आपको अधिकारिता के अंतर्गत आता है, तो प्रारंभिक या मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जो है कि आपको आता है। अगला है कि आपका कानूनी कानूनी मामला में उच्चतम न्यायालय किससे परामर्श लेगा? तो राष्ट्रपति से लेगा, अनुच्छेद नंबर 143 के अंतर्गत लेगा। मूल अधिकार, कोई व्यक्ति को जैसा उस समय अच्छा लगे उसी तरह का जो है कि अपना जिंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए जो है कि सक्षम बनाता है। यह धारणा गोलकनाथ बनाम जो है कि स्टेट ऑफ पंजाब उच्चतम न्यायालय का जो है कि आपको व्याख्यांक है। अगला है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिक को मौलिक अधिकार की रक्षा करता है? तो अनुच्छेद 32 में क्या है? सर्वोच्च न्यायालय का रीट जो है कि आपको जारी करना है। सर्वोच्च न्यायालय के लिए अपीलीय क्षेत्राधिकार 4 भागों में बांटा गया है। एक संवैधानिक जो है कि विषयों पर जुड़ी मामलों के लिए 132 के लिए अपील कर सकते हैं, सिविल विषयों से जुड़ी मामले के लिए 133 के लिए, आपराधिक से जुड़ी मामले के लिए अपील करने के लिए 134 और विशेष अनुमति पर दिए जाने वाला 136 है ना, 136 के तहत किया जा सकता है। आगे चलते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति होने के लिए किस व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष तक के लिए जो है कि उच्चतम न्यायालय में वकालत करनी चाहिए? तो 10 वर्षों के लिए उच्चतम न्यायालय जो है कि आपको वकालत करना होना चाहिए। न्यायिक पूर्णावलोकन की बात करेंगे, इसका अर्थ क्या होता है कि सर्वोच्च न्यायालय राज्य के ऐसे कानून जो संविधान के विपरीत हो उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है। न्यायिक पूर्णावलोकन जुडिशियल रिव्यू जो है कि कर सकता है ना। आगे चलते हैं, अगला है कि भारतीय न्यायालय में किन्हें जो है कि आपको अभिलेख न्यायालय माना गया है? तो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय मतलब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को जो है कि अभिलेख न्यायालय माना गया है। लोक हितवाद PIL की संकल्पना उद्देश्य जो है कि किस देश से लिया गया है? तो ये अमेरिका से लिया गया है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय में अभिलेख भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है और इसके सभी निर्णय जो है कि आपको साक्ष्यात्मक मूल्य होते हैं और इस पर जो है कि किसी न्यायालय का प्रश्न चिन्ह लगाया नहीं जा सकता है। ये भी जो है कि आपको बात बोला गया है। मूल अधिकार के उल्लंघन होने के विरुद्ध जो है कि उच्चतम न्यायालय में अनुच्छेद 32 और हाई कोर्ट में अनुच्छेद 226 के तहत जो है कि आपको क्या किया जा सकता है? रिट जारी किया जा सकता है। अगला जो टॉपिक होगा वो होगा राज्यपाल, और राज्यपाल वाला टॉपिक हम लोग अगले वीडियो में जो है कि अगले सेशन में देखेंगे। तब तक के लिए इतना ही। सभी को जय हिंद, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा, रिवीजन बहुत अच्छे से हो रहा है, तो सभी लोग एक बार वीडियो को जो है कि लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और थोड़ा मार्केट में इस वीडियो को फैला दीजिएगा। धन्यवाद सभी का, जय हिंद।